गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा मैंने आपको बोला था, वादा किया था, उस वादे के अनुरूप हम फिर से आ गए हैं और आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी भाषा का आधार। अंग्रेजी भाषा का आधार, इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी का आधार क्या है या क्या बेसिक चीजें जरूरी है जो अंग्रेजी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में निर्माण करने के लिए जरूरी है या आवश्यक है। तो दोस्तों, अंग्रेजी की जो शुरुआत होती है वो वर्ब से होती है। अंग्रेजी की शुरुआत है वो वर्ब से होती है और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया और यहीं से अंग्रेजी की यात्रा शुरू होती है। और उसके आगे यदि हम एस लगा देते हैं, वर्ब्स हो जाता है और इसका मतलब होता है क्रियाएं। तो अंग्रेजी की शुरुआत क्रिया से होती है और उसके आगे एस लगा देंगे, यह प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा और वर्ब्स हो जाएगा। वर्ब्स का मतलब होता है क्रियाएं। तो दोस्तों, अंग्रेजी में क्रियाएं दो प्रकार की होती है। यहां हम लिखते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब्स। क्रियाएं दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार की जो क्रियाएं होती है उनको हम कहेंगे मैन वर्ब्स, और जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रियाएं। और दूसरे प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसको कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रियाएं। और हेल्पिंग वर्ब्स इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वह क्रियाएं जो मुख्य क्रियाओं को सहायता करे। हेल्पिंग वर्ब्स सहायक क्रियाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं मैन वर्ब्स। व्हाट इज द मैन वर्ब्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मैन वर्ब्स एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द मैन वर्ब्स। दीज आर द थ्री क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड द मैन वर्ब्स। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि मैन वर्ब्स किसको कहते हैं। तो मैन वर्ब्स उन क्रियाओं को कहते हैं जिससे हमें एक्शन का पता लगता हो। ऐसी क्रियाएं जिससे हमें किसी एक्शन का पता लगता हो या हमें किसी कार्य का होना पाया जाता है, वो सारी क्रियाएं मैन वर्ब्स कहलाती है। तो मैन वर्ब्स ऐसे तो बहुत सारी होती है, तो कुछ मैन वर्ब्स मैं यहाँ लिख के आपको बताऊंगा क्या होती है, कैसे होती है मैन वर्ब्स। और दूसरे प्रकार की जो क्रियाएं होती है जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। दोस्तों, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रियाओं को सहायता करे, वो सारी क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं कि मैन वर्ब्स के उदाहरण क्या होते हैं। फर्स्टली, हाँ, एग्जाम्पल ऑफ मैन वर्ब्स, मुख्य क्रियाओं के उदाहरण। मुख्य क्रियाओं के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ मैन वर्ब्स, कुक, गो, कम, कम, ईट, ड्रिंक, प्ले, राइट, जंप और रन। ये जो सारी क्रियाएं हैं मुख्य क्रियाओं के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल ऑफ मैन वर्ब्स, कुक, कुक का मतलब पकाओ, पकाने का कार्य। गो यानी जाओ, जाने का एक्शन। कम यानी आओ, इट यानी खाओ, ड्रिंक यानी पियो, प्ले यानी खेलो, राइट यानी लिखो, जंप यानी कूदो और रन यानी दौड़ो। तो दोस्तों, ये जो सारी क्रिया हैं, इन सारी क्रियाओं से हमें किसी न किसी एक्शन का पता लग रहा है या किसी न किसी कार्य का पता लग रहा है। तो वो सारी क्रियाएं जिससे हमें एक्शन का पता लगता हो, वो सारी क्रियाएं क्या होती है, मैन वर्ब्स। और मैन वर्ब्स बहुत होती है, पूरा जो डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी मैन वर्ब्स से भरी हुई होती है। और दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है वो है हेल्पिंग वर्ब्स का है। तो दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब्स, देयर आर टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स। एग्जांपल ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, एग्जांपल
ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रियाओं के उदाहरण, सहायक क्रियाओं के उदाहरण। तो टोटल हेल्पिंग वर्ब्स जो होती है, नंबर ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स आर 24, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, did, has, have, had, will, shall, would, should, may, might, must, can, would, need to, ought to, used to और dare to। इस तरह से ये टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती है। is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had, will, shall। यहाँ तक की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, पहले की जो 13 हेल्पिंग वर्ब होती है, जो टेंस के अंदर आती है, और जैसे जैसे टेंस पूरे होते हैं वैसे वैसे हेल्पिंग वर्ब्स पूरी हो जाती है। और उसके बाद बचे हुए हैं वो मूलतः मॉडल्स होते हैं, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, नीड टू, और टू, यूज टू और डेयर टू। दीज आर ओरिजिनली मॉडल्स। लेकिन मॉडल्स को भी ऑक्सिलरी वर्ब माना गया कि सिर्फ अकेले मात्र मॉडल से कोई भी अर्थ पूर्ण नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए, शुड का मतलब होता है चाहिए, लेकिन शुड मात्र से कोई अर्थ पूर्ण नहीं हो रहा है। अगर हमें लिखना है आई शुड लर्न इंग्लिश, तो इसका मतलब होता है मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो शुड के बाद क्या हुआ, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। तो हेल्प, जैसे हेल्पिंग वर्ब की परिभाषा होती है, हेल्पिंग वर्ब वह क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया को सहायता करती है। तो ये शुड मॉडल भी मुख्य क्रिया की सहायता कर रहा है। इसका मतलब मॉडल्स भी क्या हुए, ऑक्सिलरी वर्ब हुई या हेल्पिंग वर्ब्स। तो मॉडल्स को भी सहायक क्रियाएं माना गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का आधार। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, और बेसिक यानी आधार। अंग्रेजी भाषा के अंदर हम पहला जो बिंदु पढ़ रहे हैं वह यह है कि वर्ब, अंग्रेजी की जो शुरुआत होती है वो वर्ब से होती है, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और वर्ब के आगे एस लगा देंगे, क्रियाएं और वर्ब्स हो जाएगा, और वर्ब्स का मतलब होता है क्रियाएं। तो दोस्तों क्रियाएं दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार की जो क्रियाएं होती है उनको बोलते हैं मेन वर्ब्स, और दूसरे प्रकार की क्रियाएं होती है उनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स उन क्रियाओं को कहते हैं, सबसे पहले मेन वर्ब्स मुख्य क्रियाएं, और मुख्य क्रिया व्हाट इज द डेफिनेशन एंड व्हाट आर द एग्जांपल द मेन वर्ब्स। तो मेन वर्ब्स उन क्रियाओं को कहते हैं जिससे हमें कार्य का पता लगता हो या एक्शन का पता लगता हो, वो सारी क्रियाएं क्या कहलाती है, मेन वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब्स उन क्रियाओं को कहते हैं जो मुख्य क्रियाओं को सहायता करें। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट बिंदु जो है वह यह है कि वाक्यों के प्रकार। तो अंग्रेजी में वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का जो वाक्य होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। दूसरे प्रकार का जो वाक्य होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। और तीसरे प्रकार का जो वाक्य होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथे प्रकार का जो वाक्य होता है वो होता है इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस।
जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक प्रश्न वाक्य। नकारात्मक प्रश्न वाक्य। तो दोस्तों सबसे पहले प्रकार का वाक्य होता है पॉजिटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिसमें सकारात्मक बातें हो, सकारात्मक भाव हो, उस वाक्य को हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ही गोज टू स्कूल डेली। मैं ये वाक्य बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ कि पॉजिटिव वाक्य कैसा होता है। तो पॉजिटिव वाक्य का एक उदाहरण है ही गोज टू स्कूल डेली। वह रोज स्कूल जाता है। तो इस वाक्य में क्या है, पॉजिटिव भाव है, सकारात्मक भाव है, इसलिए इस वाक्य को कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। और दूसरे प्रकार का वाक्य है नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस उस वाक्य को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें मना होता है, उस वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। या नकारात्मक भाव जिस वाक्य में होता है उस वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। वह रोज स्कूल नहीं जाता है। वह रोज स्कूल नहीं जाता है। तीसरे प्रकार का जो वाक्य होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जिसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है कि वह वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। डस ही गो टू स्कूल डेली। क्या वह रोज स्कूल जाता है। और लास्ट प्रकार का वाक्य होता है इंट्रोनेगेटिव वाक्य, जिसको बोलते हैं डजंट ही गो टू स्कूल डेली। या हम दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली। क्या वह रोज स्कूल नहीं जाता है। तो इस तरह से वाक्य चार प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पॉजिटिव वाक्य वह वाक्य होता है, ऐसा वाक्य जिसमें सकारात्मक भाव हो, उस वाक्य को पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। और दूसरे प्रकार का वाक्य होता है उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नकारात्मक वाक्य उस वाक्य को बोलते हैं जिसमें नकारात्मक भाव हो या जिसमें मना होता है, उस वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह रोज ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल नहीं जाता है, ये नकारात्मक वाक्य का उदाहरण है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे आप नाम से ही पता चल रहा है कि वह वाक्य जिसमें प्रश्न बनता है, प्रश्न पूछा जाता है, वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वह रोज स्कूल जाता है। और दोस्तों ये ध्यान देवें कि जो नेगेटिव सेंटेंस और यहाँ पर देखना नेगेटिव सेंटेंस और ये इंट्रो लिखा हुआ है और ये इंट्रो लिखा हुआ है, यानी कि इंट्रो और नेगेटिव दोनों सेंटेंस मिलाकर चौथे प्रकार का वाक्य बनता है, उसको बोलते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। मतलब वह वाक्य जिसमें प्रश्न भी होता है और मना भी होता है, उस वाक्य को क्या बोलते हैं, इंट्रोनेगेटिव। और उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, डजंट ही गो टू स्कूल डेली, क्या वह रोज स्कूल नहीं जाता है। तो इसमें प्रश्न भी बन रहा है और मना भी हो रहा है। वह वाक्य जिसमें प्रश्न बनता है और मना भी होता है, नकारात्मक भाव भी हो, और वह वाक्य इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस होता है। तो इस तरह से वाक्य चार प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों अब आते हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का जो लास्ट और अंतिम पॉइंट है, वह यह है कि वर्ब्स हैव 5 फॉर्म्स। का मतलब होता है क्रियाओं की 5 फॉर्म होती है, 5
फॉर्म्स होती है। दोस्तों ये थोड़ा कंफ्यूजेबल पॉइंट है, पर थोड़ा आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले और स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्रियाएं दो प्रकार की होती है, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब। और अब जो पॉइंट आया है कि क्रियाओं की जो फॉर्म होती है वो 5 फॉर्म होती है। अभी जहां पर भी आप जिस भी स्कूल में पढ़े होंगे उस स्कूल में पढ़ा होगा क्रियाओं की केवल 3 फॉर्म होती है, या लास्ट लास्ट 4 फॉर्म बताई होगी, लेकिन एक्चुअल में क्रियाओं की 5 फॉर्म होती है। आप प्रैक्टिकली देखिए कैसे 5 फॉर्म होती है। उदाहरण के तौर पे गो, ये फर्स्ट फॉर्म हुई। गो का मतलब होता है जाओ, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, जिसका मतलब होता है गया। इसी तरह से इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो गॉन होती है, और इसका मतलब होता है जा चुका है, जा चुका। और इसकी फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग, जिसका मतलब होता है जा रहा। और फिफ्थ फॉर्म होती है टू गो, जिसका मतलब होता है जाना। टू गो यानी जाना। तो क्रियाओं की 5 फॉर्म होती है। इसी तरह से कम, कम का मतलब होता है आओ। केम, केम का मतलब होता है आया। और कम, आ चुका, कमिंग, आ रहा। टू कम यानी आना। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ना है आता है, जाना है, आना है, पढ़ना है, सोना है, खाना है, खाना पकाना है, तुम्हें जाना है, उनको आना है, तो जहां पर भी जिन जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ना आता है वहां क्रिया की फिफ्थ फॉर्म आती है। इसी तरह से प्ले यानी खेलो, प्लेड यानी खेला, प्लेड यानी खेल चुका, प्लेइंग यानी खेल रहा, टू प्ले यानी खेलना। इसी तरह से कुक, कुक यानी पकाओ, कुक्ड, कुक्ड का मतलब होता है पकाया, कुक्ड पका चुका, कुकिंग यानी पका रहा, टू कुक यानी पकाना। इसी तरह से ईट का मतलब होता है खाओ, एट यानी खाया, इटन यानी खा चुका, ईटिंग यानी खा रहा, टू ईट यानी खाना। इस तरह से क्रियाओं की 5 फॉर्म होती। क्रियाएं 2 प्रकार की होती, और क्रियाओं की फॉर्म कितनी होती है दोस्तों? 5 होती। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म में कैसा अर्थ निकलता है? जैसे इट, इट यानी खाओ, कुक यानी पकाओ। यू कैन टेल एनी फ्रेंड्स, योर क्लासमेट्स, योर रूममेट्स, यू कैन से यू कैन कुक फूड, कुक फूड खाना पकाओ। इस तरह से क्रियाओं की 5 फॉर्म होती है। तो दोस्तों अब आते हैं हम वापस रिवाइज करने के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक था बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का आधार। दोस्तों आज की क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो अंग्रेजी भाषा का आधार पढ़ रहे हैं। जब हमें भाषा आ जाएगी तो फिर हमें अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कोई विषय पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारा समाधान है भाषा के अंदर है। तो दोस्तों भाषा की जो शुरुआत होती है वो वर्ब से होती है, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और उसके आगे एस लग जाता है, जिसका मतलब होता है वर्ब्स, और वर्ब्स का मतलब होता है क्रियाएं। और क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स उन क्रियाओं को कहते हैं जिससे हमें कार्य का पता लगता हो या एक्शन का पता लगता हो, वो सारी क्रियाएं मेन वर्ब्स होती है। और दूसरे प्रकार की जो क्रियाएं होती है वह हेल्पिंग वर्ब्स होती है। और इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जैसा मैंने पहले बताया है, कि वह क्रियाएं जो मुख्य क्रियाओं को सहायता करे वो सारी क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तो सबसे पहले आते हैं कि मुख्य क्रिया कैसी होती है, व्हाट आर द एग्जांपल एंड हाउ इज द मेन वर्ब्स। So I have given some example of the main verbs. Cook, cook main verbs है, जिससे पकाने का कार्य का पता लग रहा है। Go यानी जाओ, जाने का एक्शन। Come यानी आओ, eat यानी खाओ, खाने का एक्शन। Drink यानी पियो, play यानी खेलो, खेलने का एक्शन। Write यानी लिखो, लिखने का कार्य। Jump यानी कूदो, कूदने का एक्शन। और
और रन यानी दौड़ो, दौड़ने का एक्शन। और इसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने आपको बता दिया वह क्रियाएं जो मुख्य क्रियाओं को मदद करे। तो यहाँ फिक्स हेल्पिंग वर्ब्स होती है। इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स। दीज आर इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, नीड टू, ought to, यूज्ड टू, डेयर टू, ये सारे उदाहरण हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स के हैं। और उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट बिंदु है वाक्यों के प्रकार। और दोस्तों वाक्य 4 प्रकार के होते हैं: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य वह वाक्य है जिसमें सकारात्मक भाव हो, उस वाक्य को पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस उस वाक्य को बोलते हैं जिसमें नकारात्मक भाव हो, जिसमें मना होता है। वो तीसरे प्रकार का वाक्य होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस वाक्य को बोलते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्नवाचक वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और लास्ट प्रकार का जो वाक्य है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य को मिलाकर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनता है, जिसमें मना भी होता है और प्रश्न भी पूछा जाता है, उसको इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल नहीं जाता है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वह रोज स्कूल जाता है। डजंट ही गो टू स्कूल डेली, क्या वह रोज स्कूल नहीं जाता है। ये चारों प्रकार के वाक्य के उदाहरण हैं। और उसके बाद वर्ब्स वर्ब्स के जो फॉर्म होती है वो 5 होती है: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा 3 फॉर्म, लेकिन एक्चुअल में कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होते हैं। 5 फॉर्म के 5 तरह के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो साथियों ये था आज बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और आज यही हम समाप्त करते हैं, आगे और मिलते हैं। धन्यवाद।